हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस 365 पीटी, जो कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी। हालांकि इसका पहला लेक्चर होली से पहले मैंने कंप्लीट कराया था, फिर होली की छुट्टियों में घर चला गया था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। और आज मैं इसे फिर से शुरू कर रहा हूँ सेकेंड लेक्चर को। हालांकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, और आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे उसमें आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारे के सारे टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर को। और इसकी पीडीएफ जो इस तरीके से आप हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जब पूरी पीटी खत्म हो जाती है एक एक सब्जेक्ट की, तो मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पॉलिटी की पोस्ट की थी, इकोनॉमिक्स की पोस्ट की थी, जिसके दोनों के मैंने 4 से 5 लेक्चर में कवर कर दिया था। और साइंस टेक का पहला लेक्चर हो गया था, सेकंड लेक्चर आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना चैनल को, और साथ में टेलीग्राम डिस्कशन लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए सेकंड लेक्चर को शुरू करते हैं आज के। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आईटी एंड कंप्यूटर को लेकर। तो आईटी एंड कंप्यूटर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही हमारा टॉपिक है एनक्यूएम, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रह रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन। अभी तक जो हम कंप्यूटर की बात करते थे, जिसमें आप क्यूबिट की बात करते थे, जो आप नॉर्मल जो कंप्यूटर देखते हो, लैपटॉप देखते हो, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार के द्वारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नेशनल क्वांटम मिशन। तो अब क्वांटम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, जो है कि क्वांटम मिशन की तरफ। तो बात करेंगे कि इसकी मिशन गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक अभी संपन्न हुई है। अभी तक जो है कि पहली बैठक हुई है, इससे पहले कोई बैठक नहीं थी। और साथ में ये भी कहा गया कि हम मिशन कोऑर्डिनेशन सेल के गठन पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि जो इस मिशन को आगे संचालित किया जाएगा सुचारू रूप से, तो इसमें एक समन्वय भी सेल होना चाहिए, कि ताकि अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका समाधान हम आपस में कोऑर्डिनेट करके निकालें। तो इसके गठन पर भी चर्चा की गई थी। तो बात करेंगे कि आखिर है क्या एमसीसी। इट मीन्स की मिशन कोऑर्डिनेशन सेल, ये कैसे काम करेगा। तो देखा जाए कि ये इसकी जो स्थापना होगी वो नेशनल क्वांटम मिशन के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में की जाएगी, कि किस तरीके से आप नेशनल क्वांटम मिशन को आगे लेकर चलोगे और किस तरीके से इसको सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा, जिसके लिए डीएसटी, इट मीन्स की आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिशन सचिवालय के साथ ही समन्वय में काम करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि एमसीसी किसके साथ काम करेगा, डीएसटी के साथ, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, इसके साथ ये मिलकर काम करेगा। और दूसरी चीज, एमटीआरसी के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत ये कार्य करेगा, मतलब मिशन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान परिषद, इट मीन्स की मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा। साथ में 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी थी, और जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए की बजट को भी आवंटित किया गया है। तो ये इसी बार 2023 में लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम्स को, और जिसके तहत हम क्वांटम मिशन को शुरू कर रहे हैं। असल में क्वांटम मिशन के द्वारा हम सुपर कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और क्वांटम मिशन की जो इकाई होती है, जैसे अभी आप क्या होता है, नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज करते हो अपने घरों में और लैपटॉप वगैरह, तो उसकी जो मापक इकाई होती है वो क्यूबिट मतलब बिट में आती है, या बाइट में भी आप कहते हो, जैसे गीगाबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया। कहते हैं ना कि कितने किलोबाइट की स्पीड चल रही है, कितने एमबी की स्पीड चली। तो ये जो बी होता है, एम और बी यानी मेगाबाइट, तो बाइट होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्वांटम की जो कैलकुलेशन है वो क्यूबिट में होती है। अगर हम ट्रेडिशनली की बात करें तो उसमें ट्रेडिशनल में क्लासिकल बिट होते थे। क्लासिकल बिट जो कि एक 0 होता था और एक 1 होता था, ठीक है, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कह देते थे, बाइनरी कोड। लेकिन अब जो आएगा आपका क्वांटम बिट्स होगा, जिसे हम लोग क्यूबिट कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो क्लासिकल है पारंपरिक कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन की जो मूल इकाई होती थी वो बाइनरी बिट होती थी, बाइनरी डिजिट में, जो कि सामान्यतः 0 और 1 के रूप में होती थी। लेकिन अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग में आ रही है इंफॉर्मेशन की मूल इकाई, वो क्यूबिट के रूप में, जो कि 0 और 1 की संयुक्त अवस्था है। जबकि जो बाइनरी डिजिट होता था उसमें या तो स्थिति 0 होती थी या फिर 1 होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन दोनों का संयुक्त रूप हो रहा है, यानी 0 और 1 दोनों का संयुक्त रूप ही क्वांटम की क्यूबिट इकाई के अंतर्गत आता है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की इकाइयां देखने को मिलती है। एक होता है फिजिकल क्यूबिट, क्वांटम इंफॉर्मेशन का एक भौतिक वाहक होता है, जो 2 अवस्थाओं वाली क्वांटम प्रणाली के रूप में व्यवहार करता है। और वहीं एक लॉजिकल क्यूबिट होता है, जो आपके फिजिकल क्यूबिट के समूह में होती है, जो कंप्यूटेशन के साथ काम करते हैं, यानी कि ये कंप्यूटराइज के लिए काम करते हैं साथ में। और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी थ्योरी की बात होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है सुपरपोजिशन और एक होता है एंटेंगलमेंट।
एंटेंगलमेंट हो गया। अब सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वांटम कण की एक ही समय में कई अवस्थाओं में होने की क्षमता को दर्शाता है, परंतु इसे जब तक इसे मापा नहीं जाता है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम एंटेंगलमेंट की बात करें तो ये एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो दो या दो से अधिक क्वांटम कण के इस रूप मतलब कि इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उनकी व्याख्या करना असंभव हो जाता है। और इसी तरीके से हम लोग पीटी 365 में, जैसे मैंने पॉलिटी कवर किया, इकोनॉमिक्स कवर किए, साइंस को शुरू कर दिया मैंने, जो कि सेकंड लेक्चर है, 2 लेक्चर और आएंगे, साइंस टेक भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करूंगा कि आज दोपहर में 2 बजे के आसपास आपको आर्ट एंड कल्चर भी एक क्लास उस पर भी दे दूं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी आ चुकी है पीटी 365। हालांकि आने को एनवायरमेंट भी आ चुकी है, सोसाइटी भी आ चुकी है, लेकिन मैं एनवायरमेंट को कराऊंगा, सोसाइटी की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी प्रीलिम्स में। और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो एक दिन में कोशिश करूंगा कि 2 पीटी 365 की क्लासेस दी जाए, जिससे ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा नेशनल जो क्वांटम मिशन है उसका उद्देश्य क्या है। तो मुख्य रूप से उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आधारित गतिविधियों को सहायता प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देते हुए और उनका विस्तार करना। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन को शुरू किया गया 2023 से लेकर 2031 तक, लगभग 8 से 9 साल का टाइम पीरियड ड्यूरेशन तय किया गया है कि हम इस 8 से 9 साल तक के पीरियड में क्या क्या काम करेंगे। और हालांकि 2023 में लॉन्च किया गया 6000 करोड़ के बजट के साथ, तो ऐसा नहीं कि 6000 करोड़ ही रहेंगे, हो सकता है 2-3 साल बाद इस पर दोबारा एक और बजट पेश कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, लक्ष्य की 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। कैसा विकसित करना? क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, जो सामान्यतः 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करता है, ठीक है। और बात करेंगे कि शीर्ष शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े 4 जो है कि राष्ट्रीय संस्थानों को टी हब यानी कि थीमेटिक हब के रूप में एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग की जाएगी, क्वांटम संचार किया जाएगा, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी की जाएगी और क्वांटम सामग्री और उपकरण की बात की जाएगी। जो भी आपके शीर्ष शैक्षणिक संस्थान होंगे, जैसे IISc बेंगलुरु बहुत फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है जो है कि बेंगलुरु वाला संस्थान, फिर IIT कानपुर भी हो जाएगा इसमें। तो कई सारे ऐसे शीर्ष संस्थान रहेंगे देशों में जहां पे ये सुपर कंप्यूटिंग के लिए हम 4 बेस को तैयार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो असल में ये होता क्या है, ये फिजिक्स के लॉ पर काम करता है दोस्तों, क्योंकि ये भौतिकी के मतलब क्वांटम फिजिक्स के नियमों का पालन करता है, जिसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। यानी जो अणु स्तर होता है और जो परमाणु स्तर होता है, जिसे हम कहते हैं बहुत ही न्यूनतम, हालांकि ये अभी आपका जो नैनो कण वाली स्थिति होती है वहां तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही महीन जो कण होते हैं, एटॉमिक सब एटॉमिक, इस स्तर पे जो पदार्थ और ऊर्जा का व्यवहार होता है उसका हम वर्णन कर पाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये पारंपरिक भौतिकी जो आप ट्रेडिशनल फिजिक्स पढ़ते हो, जिसमें आप मैकेनिकल पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हो, तो इन सब चीजों से अलग हटके होती है, और जिसमें कोई वस्तु एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद हो सकती है, ठीक है। पारंपरिक भौतिकी में क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद हो सकती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, वो एक समय में कई जगह पे मौजूद हो सकती है। इसके लिए सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के सिद्धांतों पर आधारित होती है। अब जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो विद्युत मैग्नेटिक सिग्नल्स हो गए, तापमान परिवर्तन हो गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान जैसे शोर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के चलते उच्च त्रुटि दर की संभावना भी इसमें पाई जाती है। क्योंकि आप देखोगे जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल क्षेत्र होता है, इसमें भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, टेम्परेचर जो है कि बार बार चेंजेस होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, तो इस वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है वो काफी इसमें प्रॉब्लम्स आती है, उच्च त्रुटि दर होती है। लेकिन जो आपका क्लासिकल कंप्यूटिंग है उसमें कम त्रुटि दर होती है, सामान्यतः कमरे के तापमान पर भी काम कर सकता है। वहीं अगर आप देखोगे कि जो सुपर कंप्यूटिंग है यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, 0 और 1 को एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी क्यूबिट पर गणना होती है, जबकि जो क्लासिकल जो कंप्यूटर वो ट्रांजिस्टर पर गणना करते हैं, जिसमें या तो 0 कैलकुलेट होगा या फिर 1 कैलकुलेट होगा। एक बार में एक ही चीज को आप कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे अगर आपने कोई इनपुट दिया, कोई एंट्री की कंप्यूटर में, तो उसमें क्या होता है, 1 काउंट होता है, लेकिन अगर किसी चीज को इरेज कर दिया, किसी चीज को डिलीट कर दिया, तो उसके लिए 0 काउंट होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें 0 और 1 दोनों को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है।
क्यूबिट की संख्या के अनुपात में ऊर्जा की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ती है और वहीं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, डेटा एनालिसिस एंड सिमुलेशन जैसे कार्यों के लिए बेहतर मानी जाती है, जबकि प्रोसेसिंग से जुड़े रोजमर्रा के अधिकांश कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मुख्य रूप से आप इसका उपयोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग हो रही है जो एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पर काम कर रहा है, इट मीन्स कि एटॉमिक सिस्टम के लिए मैग्नोमीटर जैसे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दिशा को मापने वाला उपकरण बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे जितने भी स्पेस मिशन होंगे, रिसर्च मिशन होंगे या फिर न्यूक्लियर मिशन होंगे, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चीज। और जबकि दूसरा एटॉमिक क्लॉक, जैसे कि सटीक समय संचार, नेविगेशन के लिए परमाणु घड़ियां जो लगाई जाती हैं, जिनको हम स्पेस पे भेजते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च करते हैं या फिर इसरो के द्वारा बहुत सारे मिशन भेजे जाए तो उसमें एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए भी, जैसे आप सुपरकंडक्टर जैसे क्वांटम सामग्री का डिजाइन कर सकते हो, वहीं क्वांटम संचार, सेंसिंग, मौसम विज्ञान संबंधी उपयोगों के लिए भी इसके सिग्नल्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और अवधारणाएं आती हैं, जैसे कि क्वांटम सुसंगतता या क्वांटम कोहेरेंस क्या होती है। तो ये बाहरी व्यवधान या अंतःक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना समय के साथ बेहतर रूप से क्वांटम स्थिति बनाए रखने की क्वांटम प्रणाली की संबंधित क्षमता को दर्शाता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। हालांकि क्लासिकल फिजिक्स में घर्षण, गर्मी, अन्य बाहरी व्यवधानों के कारण सिस्टम समय के साथ सुसंगतता खो देते हैं। अब जो आपकी ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर सिस्टम थे, कंप्यूटिंग सिस्टम थी या लैपटॉप सिस्टम था, ये समय के साथ जो है कि अपनी कोहेरेंस यानी कि जो पॉजिटिविटी होती है उसको खो देते हैं। लेकिन क्वांटम सुसंगतता ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाहरी व्यवधान, तापमान, गर्मी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता और ये लगातार बेहतर क्षमता प्रदर्शित करता है। क्वांटम सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो ये अप्रत्याशित गति से पहले असंभव मानी जाने वाली कैलकुलेशन करके क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर के प्रभुत्व और लाभ का प्रयोगात्मक प्रदर्शन प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब हो गया कि ये वर्चस्व अपने स्थापित करता है जो आपके क्लासिकल कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन होती थी उसके बेस पे, क्योंकि इसमें असंभव पाई जाने वाली या जो अप्रत्याशित, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, उस तरीके की गणना भी इसमें की जा सकती इजिली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही चर्चा में रहता है ये पॉइंट आजकल जो है कि, तो इसके बारे में बात हो रही है कि इसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और इसके एप्लीकेशन पे क्या काम किया जाए। हालांकि अगर आप लोगों ने मेरी मंथली मैगजीन को कवर किया होगा, जो मैंने विजन आईएएस की कवर की थी, जिसमें आप देखोगे तो वहां पर देखोगे आप मई से अक्टूबर तक की जो भी मैंने मंथली मैगजीन कवर की थी, उन सभी में ये सारे टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं। बस पीटी 365 में क्या हो रहा है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के सारे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन हो रहा है, ताकि आप एक ही जगह पे इसे रिवाइज कर सको। तो मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पे प्रीलिम्स के साथ मैं मेंस के अप्रोच को भी तैयार कराता हूं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल प्रीलिम्स तैयार हो रहा है। तो विजन आईएएस की मैगजीन को समझने के लिए आपको मेंस ओरिएंटेड अपना अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है। तो आप मंथली मैगजीन को फॉलो किया करिए जब मैं कराता हूं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास बर्मिंघम शहर में एक ब्लेचले पार्क था। वहां पे विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक पहला सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और जहां पे घोषणा पत्र अपनाया गया, तो जिसे हमने ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से जाना। असल में बात क्या हो रही थी कि एआई जो है कि अब लगातार जो है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तो कर ही रहा है, साथ में बहुत सारे जोखिम भी तैयार कर रहा है। ऐसे में एआई के इन जोखिमों से निपटने के लिए, इनका आकलन करने के लिए, मिलकर देश को काम करने के लिए जो है कि एक दुनिया का पहला समझौता किया गया, और यूरोपीय संघ के साथ इसमें 28 अन्य देश भी शामिल थे, जिसमें भारत भी हमारा शामिल था। ध्यान देना कि भारत भी इसमें इंक्लूड हुआ था, क्योंकि भारत में भी एआई को लेकर जो जोखिम है, जो संकट है, जो अटैक की बात हो रही है, खतरे की बात हो रही है, वो भी भारत में बहुत बड़ी एक चुनौती बन रही है। तो भारत भी इसमें शामिल था। यूरोपीय यूनियन के लगभग 27-28 देश भी शामिल थे, और अन्य 28 देश भी इसमें शामिल थे। अब यहां पर बात करेंगे एआई क्या होता है, ठीक है। एआई क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में एक मशीन लर्निंग प्रोसेस है जो कि संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता रखता है। कॉग्निटिव लेवल का मतलब होता है जो माइंड के हिसाब से काम किया जाता है, जिसमें विचार करना, तर्क करना, सीखना, समस्या का हल करना, ये सभी मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है कॉग्निटिव लेवल पर। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरेटिव एआई, एक होता है मल्टी मॉडल एआई, और एक होता है फ्रंटियर एआई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ वो स्पेशली फ्रंटियर एआई से संबंधित जितने भी जोखिम थे उनके समाधान के लिए ही यह आयोजित किया गया था सम्मेलन। लेकिन अभी हम आने से पहले जनरेटिव एआई की बात करें। जनरेटिव एआई का मतलब होता है उसे जानबूझ के इस तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे इसमें ओपन एआई का चैट जीपीटी आप सुन रहे होंगे, गूगल का बार्ड सुन रहे होंगे, सोरा हो गया, डेल हो गया, और कृत्रिम या
कृत्रिम, ये भारत का एआई मॉडल है। भारत का भी अपना एक एआई मॉडल है जिसको हम KRUTRIM या कृत्रिम भी कह सकते हैं। सामान्यतः इसमें एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया था, एडवांस लेवल की लैंग्वेज ये यूज करता है। और इसमें दूसरा होता है आपका मल्टी मॉडल एआई, जिसमें जटिल समस्याओं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि लिखे हुए शब्दों से स्पीच यानी कि बोलने में कन्वर्ट हो जाना, तो इसके समाधान के लिए होता है। और वहीं फ्रंटियर जो कि अत्यधिक सक्षम जनरल पर्पस एआई मॉडल होता है, कई सारे पर्पस से सबसे उन्नत मॉडल की क्षमताओं से भी बेहतर होता है। और इसमें जो संकट आ रहा है, इसमें जो जोखिम आ रहा है, इसी जोखिम से निपटने के लिए इसको आयोजित किया गया था लंदन के ब्लेचले पार्क में, तो फ्रंटियर एआई की चुनौतियों से निपटने के लिए। अब यहाँ पे हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से पहले हम एक चीज ये भी देख लेते हैं कि एआई को रेगुलेट करने के लिए मुख्य विनियामकी पहल क्या क्या चल रहे हैं वर्ल्ड के स्तर पे। जैसे अगर आप यूरोपीय यूनियन की बात करोगे तो इसने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून बनाने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें GPAI, जो कि G20 समिट जब इंडिया में हुई थी नई दिल्ली में, तो उस दौरान भी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नई दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें एआई संबंधी सिद्धांत क्या होने चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, इसके बीच अंतर को समाप्त करने की बात की गई थी। और GPAI एक बहुहितधारक पहल है जिसमें भारत के साथ में अगर आप देखोगे तो भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसको हम इंडिया एआई कहते हैं, इंडिया एआई को भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया। और दूसरा एक और प्रयास देख सकते हो आप, जापान का हिरोशिमा एआई प्रोसेस, जिसको हम हैप कहते हैं, ये OECD और GPAI के सहयोग से G7 वर्किंग ग्रुप के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया। G7 में आपको पता है कि जापान भी सम्मिलित होता है। अब यहां पर बात करेंगे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो, मैं बता रहा हूं कि मशीन लर्निंग का प्रयोग कैसे करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका डीप लर्निंग का प्रयोग कैसे करता है। तो एआई की कार्यप्रणाली पर आधारित होता है, सभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होते, परंतु जो डीप लर्निंग होते हैं वो एडवांस मशीन लर्निंग की कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। अर्थात कि मशीन लर्निंग पे तो होता है लेकिन वो एडवांस लेवल पर होता है, सभी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में आते हैं। यहाँ पर ये सामान्यतः स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स अर्थात सांख्यिकी और गणित के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जबकि सांख्यिकी गणित को न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर से जोड़कर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। और ये कम जटिल होता है, इसमें डेटा की कम मात्रा यूज होती है, जबकि अधिक जटिल होता है, इसमें डेटा की बहुत अधिक मात्रा जरूरत पड़ती है। अब इसका एआई का आप उपयोग क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप देखोगे हेल्थ केयर के रूप में, तो मरीज की देखभाल करने के लिए किया जा सकता है, उच्चतर गुणवत्ता वाले क्लिनिकल अनुसंधान किए जा सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन ला सकते हैं, कार्यबल का प्रबंधन हो सकता है और रोगों का निदान भी किया जा सकता है। वहीं अगर आप देखोगे कि मल्टी मॉडल एआई की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस एनालिटिक्स में काम आ सकता है और डेटा प्रोसेसिंग में, जैसे कि टेक्स्ट आधारित विवरण कोई है, वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो बहुत सारा जो आपका डेटा होता है उसे हम स्टडी कर पाते हैं, उसे मैच करा सकते हैं। कृषि में भी आप अगर देखोगे तो आपकी जो क्रॉप मैनेजमेंट होता है अर्थात कि फसल मैनेजमेंट होता है, इसका इंटेलिजेंट तरीका ढूंढा जा सकता है, जैसे परिशुद्ध कृषि हो सकती है, स्मार्ट फार्मिंग जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन A14A1 यानी A14A1 पहल लागू की जा रही है, तो इसमें भी ये काम कर सकती है। वहीं फार्म गेट टू फोर्क और डेटा उपयोग पर आधारित कृषि। अन्य क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत को कमी कर सकती है, कम उम्र वाले युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकती है, जिसमें अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई, रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम अग्नि-D विकसित कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी जैसे आप टेस्ला वगैरह में देखोगे तो एआई का ही तो प्रयोग किया जा रहा है इसमें ना। तो यहाँ पे एक फायदा हो जाएगा कि भाई ड्राइवर अगर नहीं भी है तो भी आपकी गाड़ी चल रही है एआई के प्रयोग से। अब यहां पर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, डीप फेक। ये क्या होता है, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे जो पर्सनालिटी होती है, जो सोशल पर्सनालिटी होती है, यानी कि जो पॉपुलर लोग होते हैं, उनकी कॉपी की जाती है, उनका मिसयूज किया जाता है। जैसे मोदी जी की आवाज में एक गाना गाया गया था और रश्मिका मंदाना की एक वीडियोस को वायरल किया गया जिसपे रश्मिका मंदाना को ट्रोल किया गया कि आप एक एक्ट्रेस होके इस तरीके की न्यूड सीन देती हैं, लेकिन असल में वो ऐसा कुछ नहीं था। वो एआई के प्रयोग से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को यानी उसकी छवि को, इमेज को खराब करने के लिए किया गया था। तो इसी को हम डीप फेक कहते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे गलत सूचना और डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई केंद्र सरकार के द्वारा। जो सोशल मीडिया जैसे कि आपके यूट्यूब हो गए, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गलत तरीके से किसी का मिसयूज किया जा रहा है, किसी की
वीडियोस को लेके, फोटोज को लेके। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एल्गोरिदम प्रोग्राम ऐसे एडिट किया जाता है जैसे इसमें लगता है कि मूल शख्स की जगह कोई दूसरा शख्स नजर आए और बिल्कुल असली जैसा प्रतीत होता है। जैसे रश्मिका मंदाना जी की बात करें तो जो वीडियो ट्रोल हुआ था उनका जो है कि, तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे मान लीजिए ये ओरिजिनल कैंडिडेट है और इसी की सेम टू सेम कॉपी बनाई गई थी डुप्लीकेट के रूप में। देखने में ऐसा लग रहा था कि रश्मिका मंदाना है, वही इस तरीके के सीन दे रही है, न्यूड सीन, वही इस तरीके के फोटोज दे रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ओरिजिनली जो है कि वो नहीं थी। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जो समाज के लिए गलत दिशा में डायरेक्शन दे। असल में वो डीप फेक की तरह किया गया था। और सोचिए अगर ऐसा कोई आपके साथ भी करे, कोई आपके न्यूड सीन ले या कोई आपके प्राइवेसी को हनन करेगा तो आपका क्या हाल होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही बड़ा एक खतरा तैयार हो रहा है भारत में और साथ में दुनिया में भी। इसमें असल में होता क्या है कि चेहरा, शरीर, ध्वनि, वाक भाषण, परिवेश या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी की नकल की जाती है। क्या की जाती है? अन्य व्यक्तिगत जानकारी की नकल की जाती है। और इसी में क्या होता है, उनकी कुछ बेसिक जानकारी में हेरफेर किया जाता है। अब डीप फेक बनाने के लिए आप एआई का प्रयोग करते हैं जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। तो असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मशीन लर्निंग होती है वो भी एआई पे आधारित होती है और डीप लर्निंग जो होती है वो एडवांस लेवल की मशीन लर्निंग पे आधारित होती है, मतलब कि एडवांस लेवल की। असल में वो उसमें प्रयोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही किया जा रहा है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक भाग है जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है और जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित होता है, यानी कि कॉग्निटिव लेवल पर प्रेरित होता है। अब डीप फेक काम कैसे करता है, अगर आप इसे देखोगे तो ये घटनाओं की इमेज तैयार करता है। डीप लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आप देखोगे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम GANS मशीन लर्निंग का एक हिस्सा माना जाता है। असल में अगर आप देखोगे गौर से, अगर आप देखना, कभी नोटिस करना कि जितने भी डीप फेक जो है कि वीडियोस तैयार किए थे, फोटोज तैयार किए थे, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं दिखती। मतलब अगर आप गौर से देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे इसमें एरर देखने को मिलेंगे, जैसे लिपसिंग करते हुए कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, लिपसिंग उसकी देखो, हाथ के मूवमेंट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हाथों का मूवमेंट होता है जो नेचुरली कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं उल्टी तरीके से हाथों का मूवमेंट करना। ये छोटे छोटे लिपसिंग होती है जिसको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो डीप फेक में जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का भी उपयोग किया जाता है और जनरेटर क्या करता है कि नई इमेज तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, अब डीप फेक पर लागू जो नियम है या नियामक उपाय क्या क्या है, अगर इसमें आप देखोगे तो भारत में लागू जो कानूनी प्रावधान है, मुख्य रूप से ऐसा कोई भी विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है। फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E और 66D और साथ में भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, ठीक है, ये दो ऐसे अधिनियम है जो कहीं ना कहीं डीप फेक पर नियामक तरीके से रेगुलेट करते हैं कि किसी भी पर्सनालिटी का आप इस तरीके से मिसयूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेब 3.0। आगे यहां पर देखते हैं कि प्राइमर्स पार्टनर्स एक निजी संगठन यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडियाज जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट में देखें तो 2022 में कहा गया कि वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 11% थी, जिसके साथ भारत 3rd नंबर पे दुनिया में। और ऐसा अनुमान है कि वेब 3 से जुड़े क्षेत्र में अगले दशक में भारत 2.2 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और वेब 3 पॉइंट है क्या, वेब 3 होता क्या है, तो असल में देखा जाए तो एक ऐसा संस्करण है यानी ऐसा अपडेशन है जहां यूजर्स के पास वित्तीय हिस्सेदारी और संबंधित वेब कम्युनिटीज पर अधिक नियंत्रण हो सकेगा। जैसे अगर आप देखोगे वेब 1 की बात करें और वेब 2 की बात करें तो वेब 1 असल में क्या होता है, जो कि एक सूचना तक आसान पहुंच को सक्षम बनाता है, जो कि स्टैटिक वेब होता है। और वेब 2 ये कि वेब टेक्नोलॉजी में जो प्रगति होती है, जो अपडेट होते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह होते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार होते हैं। अब वेब 3 क्या होगा, यहाँ पे मध्यवर्तियों के बिना ही पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन को संभव बनाया जाएगा, जिसमें अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, NFT नॉन फंजिबल टोकन हो गया, या विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन हो गए। इसी तरीके से यह वेब 1 और 2 की तुलना में डेटा के मामले में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, स्वयं के डेटा को नियंत्रित करने में रेगुलेट करता है, ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क हो गया, किसी कॉर्पोरेशन की बजाय उपयोगकर्ता द्वारा सामूहिक रूप में संचालित होता है। तो इस तरीके से होता है। और साथ में अभी हम वेब 4.0 की बात करें तो ये सिम्बायोटिक वेब होगा, जो कि मानव और मशीनों के बीच में इंटरेक्शन को संभव बनाएगा, जो इंपॉर्टेंटली जो है कि IoT की कॉन्सेप्ट को सफल करेगा। IoT का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब
आपके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कम्युनिकेट होंगी और आपके विचारों और आपके हाव भाव के आधार पे अपना ऑपरेट करेंगी इस सब चीजों। तो जो IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये आपके रूम में आपके व्यवहार और आपकी सिचुएशन को देख के व्यवहार करते हैं। जैसे आप किसी गर्मी के समय में बाहर से आ रहे हो तो फ्रिज क्या करेगा, अपने आप ही इस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा कि भाई आपको पानी की आवश्यकता है, तो फ्रिज ओपन हो जाएगा या फ्रिज जो है कि अलार्म लगाएगा कि आइए आप पानी पी लीजिए ठंडा। अगर आपका मूड जो है कि बहुत अच्छा तो लाइट सॉन्ग आपके घर में बज सकते हैं। तो इस तरीके से मशीनों के द्वारा और मानव के बीच में एक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा वेब 4.0 में। लेकिन अब ये आगे की अपडेट है, अभी हम 3 पे चल रहे हैं, जिसमें कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होगा लेकिन फिर भी हम इंटरेक्शन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए आपको एक सामने एक व्यक्ति होगा तभी तो आप चैट करोगे। लेकिन अब क्या होगा, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन किसी भी मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे आप नहीं भी रहोगे ना तो भी आपके बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा। और वेब 5.0 की विशेषता भी इसमें शामिल है, जिसमें आइडेंटिटी पर कंट्रोल होगा, डेटा स्टोर के लिए विकेंद्रीकृत मंच होगा, एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे। ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कि वेब 1 में क्या होते हैं, इस तरीके के आप सर्च इंजन को देखते हो। वेब 2 में क्या होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। वेब 3 में क्या मिलेगा, ये स्टेज मिलेगा और फिर आगे वेब 4 मिलेगा, वेब 5 मिलेगा। वेब 3 का वर्तमान में क्या उपयोग हो सकता है, वर्तमान के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो पहला कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी यहाँ पे बिचौलियों के बिना ही वित्तीय सेवाओं तक खुली पहुंच प्रदान की जा सके। डिजिटल पहचान और स्वामित्व भी यहाँ पे सुनिश्चित किया जा सकेगा और परिसंपत्तियों का टोकनाइजेशन किया जा सकेगा, यानी आंशिक रूप से स्वामित्व, तरलता आदि उपलब्ध कराते हुए भौतिक डिजिटल परिसंपत्तियों को डिजिटल टोकन में परिवर्तित करता है। और यहाँ पे एक मेटावर्स जो कि गहन और आपस में जुड़ा हुआ एक आभासी अनुभव, यानी कि मेटावर्स क्या होता है, वर्चुअल रियलाइजेशन कराता है, हमें एक आभासी अनुभव कराता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे कुछ घटनाक्रम भी हैं इस तरीके से। इसमें अगर आप देखोगे कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन सेवा प्रदान करने और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम निर्माण के लिए एक एकीकृत ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का डिजाइन और विकास किया जा रहा है, जो कि सिंपली सीडैक के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग भारत के द्वारा इसे जारी किया गया था। यह वितरित अवसंरचना पर ब्लॉकचेन एज ए सर्विस यानी कि BaaS के सुगम एकीकरण, व्यवस्थापन और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के निर्माण को आसान बनाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी भूमिका निभाई थी, इसी ने लॉन्च किया था। अगर हम आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, ये क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल होते हैं जिसमें आप सेवा प्रदाता क्या करते हो, क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास और प्रबंधन किया जाता है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल भी होते हैं, यूजर इंटरफेस को उपयोगकर्ता के अनुकूल बना देते हैं। फिर वहीं पे सॉस को अपने मोबाइल से भी डेटा तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप देखोगे गूगल ड्राइव हो गया, आउटलुक हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू, जीमेल, ये सभी प्रोग्राम्स इसमें आते हैं जो सॉफ्टवेयर पे आधारित काम करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन वगैरह इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर नहीं होते लेकिन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो माइनिंग। अब यहाँ पे माइनिंग क्या होती है, जैसे खनन करना होता है, जैसे हम कोल माइनिंग करते हैं, कोयले का खनन करते हैं, नेचुरल गैस का खनन करते हैं, तो यहाँ पर तो हम जमीन से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग की बात करें तो अभी हाल ही में भूटान सरकार और सिंगापुर सरकार, इन दोनों के द्वारा, मतलब भूटान सरकार और सिंगापुर में स्थित बिट डियर ने हिमालय के क्षेत्र में क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए $500 मिलियन जुटाने की घोषणा की और यह माइनिंग पूरी तरीके से कार्बन मुक्त होगी। अब इस जरा क्रिप्टो माइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता क्या है असल में, जैसे बिटकॉइन आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आती है बिटकॉइन, तो इसी की तरह नए कॉइन सृजित करने और नए लेन देन को स्टैब्लिश करने और प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया होती है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग करेंसीज आती हैं जिसमें बिटकॉइन हो गई, तो ऐसे ही नई नई कॉइन्स को सृजित किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा और उसके लेन देन के प्रोसेस को इजी किया जाएगा। अगर हम दुनिया भर में देखें तो कंप्यूटर के विशाल और विकेंद्रीकृत नेटवर्क स्टैब्लिश होंगे इसमें। बिटकॉइन जिसे हम BTC कहते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के लिए प्रूफ ऑफ वर्क POW क्रिप्टो माइनिंग का मूल आधार होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक आएगा प्रूफ ऑफ स्टेक और एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क। इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को सत्यापित या वेरीफाइड करने के लिए हम POW और POS एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ये दो प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं और इसमें लेन देन के लिए उपयोगकर्ताओं को कैसे चुनते हैं यह सत्यापित किया जाता है, यही मुख्य अंतर होता है। अगर हम देखें तो
इसका उद्देश्य होता है लेन देन को सत्यापित करना और ब्लॉकचेन नेटवर्क को विकेंद्रित और सुरक्षित बनाए रखना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए देश के अंतर्गत या दुनिया के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहा है, बिटकॉइंस को खरीद रहा है, तो उसके लेन देन को भी वेरीफाइड रखा जाए और उसके अंतर्गत ब्लॉकचेन नेटवर्क को भी हम रेगुलेट कर सकें, सुरक्षित रख सकें। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क ऑफ बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक, ये दो बातें हैं। तो इसमें अगर हम लाभ देखें तो पहली चीज, दोनों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। माइनर्स के लिए क्रिप्टो क्यूरेसी पुरस्कार भी मिलता है, प्रमाणन के लिए विकेंद्रीकृत विधि होती है, कड़ी सुरक्षा होती है, और साथ में ये तो हो गया प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन इसकी जो कमियां होती है वो ये होती है कि महंगे उपकरण की आवश्यकता इसमें पड़ती है, ऊर्जा का उच्च उपयोग होता है, ट्रांजैक्शन की धीमी गति होती है और उच्च ट्रांजैक्शन शुल्क लगाया जाता है। लेकिन वहीं पीओएस की बात करें, प्रूफ ऑफ स्टेक, तो ये महंगे उपकरण की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती, तेज ट्रांजैक्शन होता है, स्पीडफुल, और ऊर्जा कुशल यानी ऊर्जा का भी प्रयोग बहुत कम किया जाता है। और यहाँ पे कॉइन की जमाखोरी का जोखिम बना रहता है, बड़े पैमाने पर अप्रमाणित हो सकती है, बड़े हितधारक सत्यापनकर्ताओं का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में आपने समझा। अब यहाँ पे जरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, क्रिप्टोग्राफी द्वारा। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत के द्वारा भी एक सीबीडीसी शुरू किया गया था, लेकिन असल में उसे हम डिजिटल मुद्रा तो कह सकते हैं, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत नहीं आएगी। अब यहाँ पे वर्चुअल करेंसी क्या होती है? इस मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप होता है जिसका डिजिटल रूप में ही ट्रेड किया जाता है। जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि आपके खाते में ऐसा कोई पैसा नहीं होगा जिसे आप एटीएम से जाके निकाल सको। शेयर मार्केट में आपने सुना होगा एक डीमेट अकाउंट होता है, इसी डीमेट अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो होता है वो शेयर का होता है, बॉन्ड का होता है, लेकिन ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसको आप एटीएम से जाके, आप बैंक से जाके शेयर मार्केट के शेयर को खरीद नहीं सकते। वो आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा, आपके अकाउंट में शो करेगा डिजिटल फॉर्म में। सेम इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी आपके अकाउंट में तो शो करेगी, आपके पास 10 क्रिप्टो करेंसी, 20 क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन आप उसे किसी एटीएम या किसी बैंक से निकाल नहीं सकते, इसलिए उसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब यहाँ पे मीका की बात करें जो कि मार्केट इन क्रिप्टो एसेट की बात करता है। जैसे यूरोपीय संसद ने अभी हाल ही में मीका कानून पारित किया जो कि मार्केट इन क्रिप्टो एसेट और यूरोप में क्रिप्टो उद्योग को रेगुलेट करने के लिए, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री अब लगातार ग्रो कर रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए किया गया। क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ साथ इसके उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है, लेकिन ये केवल उन्हीं परिसंपत्तियों पर लागू होगा जो किसी भी विनियमन के दायरे में नहीं है वर्तमान में। जैसे किसी पर भी, मतलब कोई ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके ऊपर कोई भी क्रिप्टो एसेट जिस पे कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा दुनिया के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत, तो इसलिए उस पर लागू नहीं होंगे। जैसे आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन हो गया, एसेट रेफरेंड टोकन हो गया, यूटिलिटी टोकन हो गया, 3 प्रकार के टोकन इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं ये किस पर लागू नहीं होंगे, तो एनएफटी पर लागू नहीं होंगे, नॉन फंजिबल टोकन पर लागू नहीं होंगे, और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर लागू नहीं होंगे। वहीं सीबीडीसी जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि हमारे भारत में आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, तो आरबीआई इसे रेगुलेट भी कर रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया कि ये जो क्रिप्टो एसेट उन क्रिप्टो एसेट पर लागू होगा जो कहीं भी किसी के द्वारा रेगुलेट न किया जा रहा हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है, डेफी जिसे हम कह सकते हैं, तो ये डिजिटल मॉडल है एक उभरता हुआ जिसमें क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है और वित्तीय सेवाओं का मैनेजमेंट भी किया जाता है। तो इसका भी लेन देन किया रहा है, इसलिए इस पर भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा यूरोपीय संसद के द्वारा। अब यहाँ पे क्रिप्टो एसेट की बात की जा रही है, तो मैं आपको बताते चलूं कि क्रिप्टो एसेट होता क्या है। असल में ये एक क्रिप्टो नेटवर्क पे आधारित डिजिटल या आभासी या वर्चुअल एक परिसंपत्ति है जो कि क्रिप्टो परिसंपत्ति कहलाती है। इसका अपना एक वैल्यू होता है। जैसे आपको 500 का नोट दिया था तो उसका 500 रुपए वैल्यू होता है, 1000 रुपए के नोट में 1000 रुपए का वैल्यू होता है। उसी तरीके से डिजिटल तरीके से क्रिप्टो परिसंपत्ति होती है, क्रिप्टो एसेट होती है जिसकी कोई एक वैल्यू होती है कि भाई ये 5 रुपए का, ये 20 रुपए का, ये 100 रुपए का है। आपने बिटकॉइन को देखा होगा, एक सिक्के के रूप में होता है, उस पर एक डॉलर की तरह सिंबल बना होता है और उसकी एक वैल्यू होती है भाई ये 100 रुपए का काम करेगा, 500 रुपए का काम करेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें मैंने जो आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी का जो वैल्यू होता है, इसी तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या इसी तरह की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही हस्तांतरित किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो इसको आपके अकाउंट में या आपके पास स्टोर करने का क्या तरीका होगा? डिजिटल फॉर्म में, डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। और यूपीएससी इस तरीके के प्रश्नों को पूछता भी है कि किस तरीके से आप इसे स्टोर करोगे, जो भी चीजें हैं। आगे बात करूं अगर मैं, तो क्रिप्टो परिसंपत्ति में किस प्रकार के टोकन शामिल होते हैं। पहला एक स्टेबल कॉइन के नाम से शामिल होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन को कहते हैं।
दूसरा सिक्योरिटी टोकन होता है, तीसरा एसेट टोकन होता है, चौथा यूटिलिटी टोकन होता है और 5 नॉन फंजिबल टोकन होता है। यह एक बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसा एक क्रिप्टो टोकन होता है जो कि एनएफटी की जो एक वैल्यू एक विशेष यूनिक डिजिटल एसेट पर निर्भर करती है। तो ये 4 से 5 प्रकार के आपके क्रिप्टो करेंसी में अलग अलग टोकन आते हैं। जो आप लोग क्या जानते हो, जनरली बिटकॉइन को जानते हो, स्टेबल कॉइन, सिक्योरिटी टोकन, एसेट टोकन, यूटिलिटी टोकन और नॉन फंजिबल टोकन भी होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत में इसको लेके कोई नियम वगैरह है कि नहीं है, कुछ है भी या ऐसी बस मजाकबाजी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर 2019 में भी रेगुलेशन आया था। आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग, होल्डिंग, माइनिंग को अवैध माना था। इसने कहा था कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर क्रिप्टो करेंसी को अपने पास व्यापार कर रहा है, उसका लेन देन कर रहा है या अपने पास स्टोर रखता है या उसकी माइनिंग करता है तो इसको अवैध माना जाएगा और इसके वजह से 10 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन आगे चल के 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को निरस्त कर दिया और सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए कह दिया गया। यानी आरबीआई की जो करेंसी वाली जो डाउट था कि भाई आपकी करेंसी का फिर वैलिडेशन होगा कि नहीं जो भारत में मुद्रा चल रही है, तो इसके डर से आरबीआई ने क्रिप्टो पे तो अवैध कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाए वो गलत लगाए हैं। भाई जिसको क्रिप्टो करेंसी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, स्टोर करना है नहीं करना है भारत के लोगों को, ये सरकार तय करेगी। तो 2022 में वित्त मंत्रालय द्वारा आभासी परिसंपत्ति यानी कि क्रिप्टो के हस्तांतरण से अर्जित आय पर 30% कर लगाने की घोषणा की गई थी। लेकिन यहां पे कहीं पर भी डायरेक्टली इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया गया कि आप इसे खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, बस इतना ही कह दिया गया। तो इसमें एक हिडन कॉन्सेप्ट भी आता है कि वित्त मंत्रालय अर्थात भारतीय सरकार ने इस चीज को वैलिड कर दिया, वैध घोषित कर दिया है कि आप चाहे तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसे अपने पास स्टोर कर सकते हो, उसकी माइनिंग कर सकते हो, लेकिन उसका जो भी प्रॉफिट होगा, अर्जित आय होगी, इनकम होगी, उस पर 30% जो है कि टैक्स लगाया जाएगा। और 2023 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति से जुड़े सभी लेन देन को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए एक्ट 2002 के अंतर्गत लाया जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर इसमें किसी भी प्रकार का करप्शन देखा जाता है, किसी प्रकार का अगर आप कोई जमाखोरी कर रहे हो तो आप पे पीएमएलए एक्ट लगेगा और इसके माध्यम से ईडी को बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। 2023 में भी G20 देशों ने भी नई दिल्ली डिक्लेरेशन में भी क्रिप्टो परिसंपत्ति के प्रभावी नियमन का आह्वान किया था और शायद इसी वजह से फिर लंदन में विलेचिले में जो है कि ये भी एक लंदन में नहीं था, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं 2.5 यानी कि 5 नंबर टॉपिक पे जिसमें हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे या जिसे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। असल में आईआईटी मंडी, ये मंडी कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी आईआईटी है। यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक्सट्रूजन आधारित मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया मेटल 3D प्रिंटिंग की अन्य विधियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। इन्होंने कहा कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रक्रिया है वो अन्य प्रक्रियाओं की अपेक्षा लागत प्रभावी यानी कि सस्ती है। अब यहाँ पे बात आती है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या, यानी 3D प्रिंटिंग। तो देखा जाए तो ये एक डिजिटल मॉडल है जो कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन को आमतौर पे किसी सामग्री की क्रमिक पतली पतली परतों को परत दर परत संयोजित करके एक 3D डायमेंशन तैयार किया जाता है, एक रूप दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप या कार्यरत मॉडल बनाए जाते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है डिजिटल फॉर्म तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है तो आप अपने घर का एक 3D ब्लूप्रिंट तैयार करते हो जिसमें आपको रियल में लगेगा कि हाँ ये घर पूरा तैयार हो गया, जिसका इंटीरियर, बाहर का लोकेशन, आपकी फॉल सीलिंग वगैरह, लाइट कैंसिलेशन, हर एक चीज इस तरीके से 3D पैटर्न में तैयार होती है। आपको लगेगा कि ये तो ओरिजिनल घर तैयार हो गया, बस इसे उठा के रख लो जमीन पे और इसमें रहना शुरू कर दो। तो इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप तैयार करना। और 3D प्रक्रिया में आप प्लास्टिक, रोल, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर, सिरेमिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक परतें बिछाकर तैयार की जाती है इसमें। और ये पारंपरिक विनिर्माण के अपोजिट होती है, मतलब विपरीत होती है। इसमें क्या क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें आप ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते इन्वेंट्री लागत कम हो जाती है, जितनी डिमांड होती है उतना आप काम करते हो। यह कम समय में और जटिल डिजिटल प्रिंट करने में भी सक्षम होता है, जो कि बहुत जटिल होते हैं। जैसे घर में बहुत अच्छे अच्छे आपको लुक चाहिए, घर में बहुत जटिल काम है, या मंदिर में देख लो, मंदिर वगैरह में बहुत नक्काशी देखनी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी महीन महीन नक्काशी होती है, जटिल होता है ये काम। फिर भी इसे कम समय में प्रिंट आसानी से किया जा सकता है और अन्य विधियों की तुलना में बहुत ही कम और लगभग शून्य अपशिष्ट उत्पन्न करता है, यानी कि किसी प्रकार का जो कोई भी ऐसा केमिकल या किसी प्रकार की ऐसी रेडिएशन उत्पन्न नहीं करता जो कि हानिकारक हो।
और अगर हम बात करें 2020 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3D प्रिंटिंग की क्षमता का दोहन करने के लिए एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। वर्तमान में आप देखोगे, करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ तैयार किया गया? बेंगलुरु में तैयार किया गया। ये देखने में ऐसा लगेगा कि पूरा डाकघर एक है बना हुआ, जैसे पोस्ट ऑफिस में सारे ऑफिसेज हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुर्सी, चेयर, CCTV कैमरा, वाईफाई, हर एक चीज इस तरीके से उसमें डिजाइन किया गया कि लगता है कि एकदम ओरिजिनल हो। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तैयार किया गया। अब मंदिर की जो नक्काशी है, छोटे छोटे जो जटिल काम है नक्काशी करना, वो भी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आसानी से की गई है। अब 3D प्रिंटिंग का उपयोग क्या होगा? अगर हम उपयोग की बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में, जैसे कि प्रोस्थेटिक्स हो गया, आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण जो कि रिप्लेसमेंट जिसे हम ऑपरेशन कह सकते हैं, या बायोनिक कान का निर्माण किया जा सकता है। कला और डिजाइन में, आभूषण क्षेत्र में किया जा सकता है प्रयोग। अब आभूषण में आप देखोगे, गोल्ड की ज्वेलरी देखने जाते हो, डायमंड की, प्लैटिनम की, चांदी की, तो उसमें देखोगे बहुत छोटी छोटी नक्काशी की जाती है, बहुत छोटी छोटी डिजाइन बनाई जाती है। इसके लिए आप 3D प्रिंटिंग का प्रयोग कर सकते हो। या फिर वास्तुकला और निर्माण, जैसे बिल्डिंग के बड़े हिस्से को बनाना, मंदिर बनाना, आर्किटेक्चर बनाना, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को बनाना। और उद्योग में आप देखोगे विमानन, ऑटोमोबाइल्स, कन्फेक्शनरी, ईटर्स, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो 3D प्रिंटिंग कहीं ना कहीं आपके काम को आसान कर देगी, ब्लूप्रिंट एक तैयार करके दे देगी। हालांकि 3D के बाद एक 4D प्रिंटिंग भी आ रही है, जो कि 3D प्रिंटिंग का एक नवीन रूप है, अपडेट वर्जन है। और उत्पादन के बाद रूपांतरण शुरू करने के लिए इसमें नमी, तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, तनाव, pH जैसे उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त सामग्री क्या होगी? जैसे हाइड्रोजेल हो गया, थर्मो रेस्पॉन्सिव हो गया, फोटो मैग्नेटिक रेस्पॉन्सिव हो गया, इन सब की प्रयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये थी आपकी 3D प्रिंटिंग के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी। अभी जो आप वाईफाई यूज करते हो वो सामान्यतः वाईफाई 6 या वाईफाई 6 अपडेट की बात कर रहे हो, लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। जैसे आप देखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है क्वालकॉम। क्वालकॉम आपने कई बार सुना होगा, जब आप कोई एंड्रॉइड मोबाइल लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो जब आप उसके रिव्यू देखते हो ना, तो मोबाइल के जो रिव्यूज होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, आप जनरली कोई भी मोबाइल परचेस करने जा रहे हो, चाहे वो वन प्लस हो, सैमसंग हो, नोकिया हो, मोटो हो, तो उसमें कई बार ये बताया जाता है कि इसमें क्वालकॉम प्रोसेसर दिया हुआ, या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया हुआ, या आईसी प्रोसेसर दिया हुआ है, जो भी अलग अलग। तो ये एक प्रोसेसर कंपनी है, इसने सुझाव दिया कि भारत को आधुनिक वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। भारत को, ये अमेरिका की कंपनी कह रही है कि भारत को वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए। असल में इसका क्या फायदा मिलेगा? अगर हम इसके फायदे को देखें तो पहली चीज कि क्लाउड बेस्ड और वायरलेस एप्लीकेशन सेवाओं का उपयोग करने और अन्य डिजिटल पहलों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाएगी। तो पहली चीज, एक तो क्लाउड मिलेगा, यानी एक स्टोरेज मिलेगा बहुत बड़े स्तर पे, कि जहां पे आप सारी चीजों को स्टोर कर पाओगे, और वायरलेस एप्लीकेशन होगा जिसमें कोई तार नहीं होगा। अभी अगर आप अपने घरों में वाईफाई यूज करते हो, तो आप देखोगे, अभी आप अपने घरों में स्टूडेंट लाइफ में वाईफाई यूज कर रहे हो, तो उसमें केबल आता है, एक सेटअप बॉक्स होता है जो बिजली के खंभे पे या कहीं पे लटका दिया जाता है कंपनी के द्वारा। एयरटेल हो गया या एक्सिटेल हो गया, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, और वहां से एक वायर आता है और आपके घर में वाईफाई में उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब वाईफाई 7 क्या कह है कि वायरलेस एप्लीकेशन होगा, जिसमें बहुत सारे काम करने के लिए डिजिटल पहल को तेजी से आप अपना सकते हो। वहीं हेल्थ क्षेत्र में आप टेली डायग्नोस्टिक कर सकते हो, टेली सर्जरी कर सकते हो, और उभरती हुई प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा कर सकते हो, जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपके घर में वायरलेस टेक्नोलॉजी के आधार पर वाईफाई लगा हुआ है, तो ये मशीनों का मानव से, यानी मशीनों का ह्यूमन बॉडी से इंटरेक्शन को संभव कर सकेगी। जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको IoT के बारे में बताया कि जिसमें फ्रिज आपको ठंडा पानी देगा, म्यूजिक चलेगा आपके घर में, रिलैक्सिंग म्यूजिक, ये सारी चीजें कर सकेंगे हम। अब यहाँ पे वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 7 है क्या? असल में कुछ और नहीं, वायरलेस फिडेलिटी जिसे हम कहते हैं, इसका एक अगली पीढ़ी होती है। एक लाइफाई आपने सुना होगा, जो कि लाइट फिडेलिटी कहते हैं, जो कि प्रकाश के माध्यम से ही केवल आपको इस तरीके की नेटवर्किंग सुविधा देगा, जहां पे आपका लाइफाई चलेगा, यानी कि जहां पे आपकी ट्यूबलाइट वगैरह में जो प्रकाश होगा उसके माध्यम से। लेकिन अभी मैं लाइफाई पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं वाईफाई पे चल रहा हूं, जो वायरलेस फिडेलिटी है, जिसमें बिना तार के जो है कि होगा। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IEEE, दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है। तो वाईफाई 7 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे, पहली चीज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मिलती है, विभिन्न बैंड के उपकरणों से कनेक्ट हो सकेगा, कम विलंबता यानी कि लो लेटेंसी होगी, और मल्टी लिंक ऑपरेशंस होंगे इसमें, और गति और क्षमता भी इसमें वाईफाई 6 से 4 गुना अधिक देखने को
मिलेगी आपको। और सामान्यतः ये क्या करती है, रेडियो तरंगों का, यानी कि जो रेडियो वेव्स होती है उसका प्रयोग करती है, जिसमें 3 माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। एक तो बेस स्टेशन जहां से वाईफाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक राउटर जो आपके कमरों में लगेगा, राउटर लगाया जाता है, दूसरा एक्सेसिंग डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप वगैरह, जिसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करके यूज करना है। 3 प्रोसेसर चाहिए होते हैं। पहले तो एक बेस स्टेशन, जहां पे कंपनी एक आपके क्षेत्र में, आपके जिले में या आपके लोकेशन में कोई एक बेस स्टेशन एस्टैब्लिश करेगी, और वहां पे कई सारे घर हैं जो वाईफाई लेना चाहते हैं, तो उनके घरों में राउटर एक लगा दिया जाएगा। और उसके बाद इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास फोन, लैपटॉप, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए जो वाईफाई से कनेक्ट हो सके, जैसे टीवी हो गई, आजकल फ्रिज भी आ रहा है, फैन भी आ रहे हैं, ये सब भी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देखिए वाईफाई की अलग अलग जनरेशन दी हुई है, जैसे वाईफाई 4, 5, 6, 6E, 7। तो इनके बारे में ये दिया हुआ है कि अधिकतम गति क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रगति क्या है, और आरंभ कब कब हुए। ठीक है, अगर वाईफाई 7 की जो हम बात कर रहे हैं कि क्वालकॉम कंपनी ने कहा है कि आपको ये प्रयोग करना चाहिए भारत को, तो आप इसकी स्पीड देखोगे ना, तो 36 GB का काम केवल 1 सेकंड में कर देगी। आपको अगर कोई मूवी डाउनलोड करनी, मान लो वो 10 GB की है, 5 GB की है, 20 GB की है, तो 1 सेकंड से कम समय में आपकी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए बैंड यूज करेंगे 2.4 GHz, 5 GHz और 6 GHz पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनकी रहेंगी, और 2024 में ऐसा अनुमानित है कि ये लागू की जा सकती है। तो यहां तक आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और 2.7 से जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग FRT कहेंगे, इस पर भी आपको कल लेक्चर मिल जाएगा। और इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट 2 दिन में, मतलब 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। और आज दोपहर में कोशिश करूंगा कि 2 बजे के आसपास आपको आर्ट एंड कल्चर का एक लेक्चर देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर का PT 365 की मैं बात कर रहा हूँ, उसे भी मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा, साथ में लेकर चलता हूँ, ताकि एक दिन में आप 2-2 लेक्चर इसके कवर कर सको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको भी पता है कि बस लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार हो तो उसे क्या करना है, फॉलो कर लेना है। और इसकी PDF के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, आप उसे फॉलो कर लेना, वहां पर ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।